सुहाना एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की है। सुहाना के वैसे तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन स्वाति सुहाना की बचपन की सहेली है। सुहाना से जब भी कोई शादी के बारे में पूछता तो सुहाना काफ़ी डर जाती थी। सुहाना एक मध्यक्रम परिवार से है। सुहाना के माता पिता पवन और माता सुनीता हैं। पवन जी और सुनीता जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सुप्रिया, बेटा वीरेन और सबसे छोटी सुहाना है। कुछ साल पहले ही एक हादसे में सुप्रिया जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। सुहाना शादी से डरती है। उसकी नज़रों में हर लड़का एक जैसा है, इसलिए सुहाना शादी नहीं करना चाहती है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो सिर्फ सुहाना जानती है और कोई नहीं जानता। सुहाना का भाई वीरेन की शादी भी होने वाली है और उसकी होने वाली भाभी सुहाना की दोस्त स्वाति है। सुहाना कई बार अपनी दोस्त को बोलती थी, शादी मत करो, सब मर्द एक जैसे होते हैं, चाहे वह मेरा भाई क्यों ना हो। आखिर ऐसा क्या है कि सुहाना को शादी के बाद सारे लड़के एक जैसे लगते हैं। सुहाना को लगता है सारे लड़के शादी के बाद बुरे इंसान बन जाते हैं। शादी से पहले जो प्यार रहता है वो शादी के बाद नहीं रहता। सुहाना को दहेज से नफरत थी। सुहाना चाहती थी कि अगर कभी घर वालों के दबाव में आकर शादी करूंगी तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो दहेज में कुछ भी ना लें। पवन जी के दोस्त अमित जी के पहचान वाले कोई थे जो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनका अच्छा परिवार था, पूरे शहर में उनका नाम था। उनके एक बेटे और एक बेटी थी और वह अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात पवन जी के दोस्त अमित जी से हुई। उन्होंने तुरंत पवन जी और उनके परिवार की अच्छाइयों के गुणगान शुरू कर दिए। कुछ दिनों में वो लोग पवन जी के घर आ पहुँचे। पवन जी ने उनकी अच्छी खातिरदारी करी। इसी बीच लड़के वालों ने अपना परिचय दिया। उन्होंने अपना नाम सुबोध और पत्नी का नाम अलका बताया और बेटे का नाम सुमित। रिश्ते की तो बात हो गई थी। पवन जी को उनका परिवार भी पसंद आ गया था। उन्होंने भी सुहाना की फ़ोटो देखकर ही बात पक्की कर दी थी, लेकिन फिर भी पवन जी चाहते थे कि एक बार लड़का और लड़की आपस में मिल लेते। कुछ देर बाद वह लोग तो चले गए, लेकिन जब सुहाना कॉलेज से घर आई और उसने मालूम चला कि उसके घर वालों ने उसकी बात पक्की कर दी है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। जब घर वालों ने पूछा तो उसने फालतू का बहाना मारकर रिश्ते के लिए मना कर दिया। पवन जी ने प्यार से सुहाना को समझाया, लेकिन सुहाना का शादी के प्रति डर देखकर पवन जी और उनकी बीवी सुनीता जी ने उस वक्त सुहाना को अकेले छोड़ना ही ठीक समझा। उस रात सुनीता जी ने अपनी बेटी सुहाना को अच्छे से समझाया कि सुप्रिया के गुजर जाने के बाद हमें भी काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, इसलिए तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है शादी की। हम सोच रहे थे तुम्हारी अभी सगाई कर देते हैं और वीरेन की शादी के बाद तुम्हारी भी शादी कर देंगे। माँ के बार बार जोर डालने पर सुहाना ने अपनी माँ का दिल रखने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन सुहाना किसी भी तरह ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अगले दिन ही सुमित अपने माता पिता के साथ उनके घर आया, जहाँ सुमित और सुहाना की मुलाकात हुई। सुमित ने पहली नज़र में सुहाना को पसंद कर लिया था, लेकिन सुहाना घबरा रही थी। सुमित ने सुहाना से जब घबराने का कारण पूछा तो सुहाना ने बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर सुबोध जी अपने बेटे की शादी में दहेज की फरमाइश करने लगे। पवन जी ने जब दहेज के सामान पूछा तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ों की फरमाइश कर दी जैसे उनके घर में कुछ भी ना हो। सुमित अपने माता पिता के साथ घर चला गया, लेकिन जब सुहाना को मालूम चला तो वह रोने लगी और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। सुहाना की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। न जाने कौन सा बोझ अपने दिल में लेकर जी रही थी। डॉक्टर ने बताया, इन्हें किसी बात का स्ट्रेस है, आप प्लीज़ इन्हें अभी कोई स्ट्रेस ना दें। सुहाना के बारे में सुमित को मालूम चला तो सुमित भी अस्पताल जा पहुंचा, जहां सुमित को सारा माजरा समझ में आया। सुमित गुस्से में आकर अपने माता पिता से बोलता है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, आपने क्यों दहेज की मांग की। सुबोध जी और अलका जी गुस्से में आकर सुमित को ही बुरा भला बोल देते हैं।
सुमित भी अपने माता पिता के आगे खामोश हो जाता है। सुमित सुहाना को पसंद करने लगा था, लेकिन माता पिता के आगे सुमित क्या कर सकता था। उधर सुहाना की बिगड़ती तबीयत की वजह से पवन जी ने कुछ वक्त के लिए रिश्ता टाल दिया था। दिन गुजरने लगे थे। सुहाना अब पहले से ठीक थी, लेकिन अब सुहाना काफ़ी चुप चुप सी रहती थी। एक दिन अचानक से उनके घर एक लड़का आया, जिसने पवन जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। पवन जी ने हैरानी से पूछा, बेटा क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वह लड़का हंसते हुए बोला, अंकल जी पहचाना नहीं? मैं हूँ सुप्रिया भाभी का देवर अभिकल्प। पवन जी हैरानी से उस लड़के को देखने लगे। पवन जी बोले, बेटा तुम यहाँ? अब मेरी बेटी तो रही नहीं, अब कैसा रिश्ता हमारा और तुम्हारा? अभिकल्प निराश होते हुए बोलता है, लेकिन मेरे दिल में आप सबके लिए आज भी उतनी इज्जत और प्यार है जितना सालों पहले होता था। अभिकल्प निराश होते हुए बोलता है, सुप्रिया भाभी बहुत ही अच्छी थी, मेरे सुख और दुख में हमेशा मुझे समझाती थी। उनके लिए तो जैसे मैं छोटा बच्चा था, बहुत प्यार करती थी मुझसे। अगर वह ना होती तो शायद मैं लंदन जाकर पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने मम्मी पापा को समझाया था। आज मैं जो भी हूँ सुप्रिया भाभी की वजह से हूँ। काश आज भाभी मेरे साथ होती तो बहुत खुशी होती उन्हें। पवन जी बोलते हैं, अभिकल्प बेटा कब आए तुम लंदन से? अभिकल्प अपने आंसू साफ करते हुए बोलता है, अंकल जी परसों ही आया। ना जाने क्या हो गया था भाभी को, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। जब मैं लंदन गया था उस वक्त अच्छी खासी थी। क्या कुछ आपको पता है इस बारे में? पवन जी ने बताया, हाँ तुम्हारे भाई अविनाश ने बताया था कि किचन में आग लग गई थी, उसी आग में मेरी बेटी मर गई। अभिकल्प ने बताया, भाभी का सपना था कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊं तो अपने शहर में लोगों की सेवा करूं, इसलिए मैंने आपके शहर में अपना क्लिनिक खोला है। आपका आशीर्वाद लेने आपके पास आया था। अभिकल्प की बात सुनकर पवन जी खुशी से बोलते हैं, बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अभिकल्प खुशी से पूछता है, सुहाना कहाँ है? पवन जी दुखी होते हुए बोलते हैं, सुप्रिया के जाने के बाद उसे मानो कोई सदमा लग गया हो, शादी के नाम से डरने लगी है वो। अभिकल्प हैरानी से पूछता है, आखिर शादी से डर क्यों लगता है उसे? पवन जी बोलते हैं, भगवान जाने, कुछ दिन पहले ही हमने उसका रिश्ता करवाया था, लेकिन जब उसे मालूम चला तो वह डर गई और उसी डर की वजह उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। हम लोगों ने उसकी बिगड़ती तबीयत देखकर इस रिश्ते को मना कर दिया। इसी बीच सुहाना वहाँ आ जाती है। सुहाना को देखकर अभिकल्प मजाक करते हुए बोलता है, क्या हाल बना रखा है सुहाना तुमने अपना? मैंने सुना शादी से डरने लगी हो तुम। बचपन में तो तुम्हें बहुत शौक था शादी का। जब भी मैं भाभी के साथ आता था तो तुम अपनी गुड़िया की शादी मेरे गुड्डे से करवा देती थी। सुहाना खुशी से बोलती है, अभिकल्प तुम कब आए, बताया भी नहीं। सुहाना जैसी अभिकल्प के पास जाती है तभी न जाने उसे क्या हो जाता है और उसके चेहरे की खुशी दुख में बदल जाती है और वह कुछ बोले बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। अभिकल्प हैरान था, आखिर अचानक से सुहाना को क्या हो गया। कुछ ही दिनों में अभिकल्प का क्लिनिक भी चालू हो गया। अब सुहाना अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त होने लगी थी। इसी बीच एक रिश्ता आया सुहाना के लिए। वह लोग भी दहेज की मांग कर रहे थे, जिसे सुनकर सुहाना ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। सुहाना ने कहा कि अगर आप मेरी शादी करना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे लड़के से करें जो दहेज ना मांगे। इसी बीच अभिकल्प घर आता है और बोलता है, अंकल जी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मैं पहले सुहाना से बात करना चाहूँगा। अभिकल्प ने सुहाना को बताया कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। यह बात एक बार मैंने सुप्रिया भाभी को भी बताई थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे डॉक्टर बन जाने के बाद मेरे रिश्ते की बात आपके पिताजी से करेंगी, लेकिन आज वह तो हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उनका ये वादा पूरा करो। सुहाना थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी अब मेरी बहन नहीं है, तो तुम मेरी बहन का सहारा लेकर मुझसे शादी करना चाहते हो। अभिकल्प उदास होता है और बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ सुहाना,
मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुहाना बोलती है, इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें दहेज नहीं मिलेगा। अभिकल्प हंसते हुए बोलता है, कैसी बात कर रही हो सुहाना तुम? मैं खुद दहेज लेने और देने के खिलाफ हूँ। वैसे भी आज के वक्त में दहेज लेना पाप माना जाता है। सुहाना थोड़ा सोचती है और बोलती है, ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा से तो बात कर लो। अभिकल्प खुश होते हुए बोलता है, हाँ अभी करता हूँ। अभिकल्प तुरंत पवन जी के पास जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। पवन जी थोड़ा सोचकर बोलते हैं, हमारी एक बेटी पहले ही उस घर में जा चुकी है, अब दूसरी का भी रिश्ता उसी घर कराएंगे तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। पवन जी और सुनीता जी इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। अभिकल्प उनकी बात का मान रखता है और उदास होते हुए जाने वाला होता है कि तभी पीछे से सुहाना अभिकल्प को रोक लेती है और पवन जी से अभिकल्प से शादी करने की बात करती है। पवन जी हैरान थे, जो लड़की शादी के खिलाफ थी आज खुशी से शादी का प्रस्ताव रख रही है। पवन जी सुहाना की शादी वैसे भी करना ही चाहते थे। अगर सुहाना को अभिकल्प से शादी करनी है तो यही सही। पवन जी अभिकल्प को बोलते हैं, बेटा तुम एक बार अपने मम्मी और भाई से बात कर लो, उनका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अभिकल्प खुशी से सुहाना को देखता है, लेकिन सुहाना किसी गहरी सोच में थी। न जाने सुहाना के दिल में क्या था। अभिकल्प अपने माता सुमित्रा जी से बात करता है और उन्हें बताता है कि वह सुप्रिया भाभी की छोटी बहन सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित्रा जी इस रिश्ते के खिलाफ थीं, वह तुरंत इस रिश्ते के लिए मना कर देती हैं। अभिकल्प अपनी मम्मी को बताता है कि वह सुहाना से ही शादी करेगा, वरना पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रहेगा। उधर अभिकल्प के बड़े भाई की भी शादी की बात चल रही थी। सुमित्रा जी बोलती हैं, तुम्हें भी बड़े भाई की शादी के बारे में सोचना चाहिए और तुम अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभिकल्प बोलता है, मैं अभी सगाई कर लूँगा और बाद में शादी। कुछ ही दिनों में सुहाना के भाई वीरेन और सुहाना के दोस्त स्वाति की सगाई होनी है। इसी दावत में अभिकल्प अपने माता को लेकर सुहाना के घर आ पहुँचता है, जहाँ सुहाना और अभिकल्प की शादी की बात पक्की हो जाती है। अभिकल्प आज बहुत खुश था। स्वाति और वीरेन की सगाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। इसी बीच पंडाल में आग लग जाती है। जिस पंडाल में सुमित्रा जी थीं, सुमित्रा जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, कोई है, मुझे बचाओ वरना मैं जल जाऊंगी। भीड़ में हर कोई पंडाल में पानी डालता है, लेकिन पंडाल की आग नहीं बुझती। अभिकल्प भागता हुआ अपनी माँ को बचाने पंडाल में जाता है और अपनी माँ को सही सलामत बाहर ले आता है। गर्मी की वजह से अभिकल्प बेहोश हो जाता है। अभिकल्प को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ अभिकल्प को होश आता है। हर कोई हैरान था, आखिर पंडाल में आग कैसे लग गई, जबकि पंडाल में तो कोई था ही नहीं। सुमित्रा जी और चंद लोगों के अलावा सुनीता जी पवन जी से घबराते हुए बोलती हैं, जब आग लगनी शुरू हुई थी तो सभी लोग वहाँ से भाग गए थे, लेकिन सुमित्रा जी आग से इतना डर क्यों रही थी, ना जाने क्यों। इसी डर से सुमित्रा जी उसी पंडाल में फंस गईं। अभिकल्प को जब होश आया था तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। अभिकल्प बोलता है, माँ आप ठीक हो ना? सुमित्रा जी रोते हुए बोलती हैं, बेटा तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस पंडाल में आने की, तुम्हें कुछ हो गया होता तो? अभिकल्प बोलता है, माँ जब आप उस पंडाल में थीं तो मुझे लगा जैसे सुप्रिया भाभी पंडाल में हो और मदद के लिए मुझे पुकार रही हो। यही बात बाहर खड़ी सुहाना भी सुन लेती है। सुहाना को फिर से अजीब सा डर लगने लगता है। अभिकल्प के ठीक होते ही पवन जी ने शादी की तारीख भी तय कर दी। न जाने क्यों सुहाना शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। अभिकल्प जो सुहाना के प्यार में पागल था, उसे लगा शायद सुहाना उससे प्यार करती है, लेकिन सुहाना के दिल में क्या है कौन जाने। पवन जी को भी चिंता होती थी, ना जाने क्यों मुझे सुहाना के अंदर बदले की आग दिखाई देती है। 1 महीने बाद सुहाना और अभिकल्प की शादी हो गई। सुमित्रा जी अपने बेटे अभिकल्प से बोलती हैं, आखिर तुमने दहेज के लिए मना क्यों किया? भूल गए सुप्रिया कितना सारा दहेज लाई थी
और तुम हो कि खाली हाथ ही दुल्हन ले आए। स्वर्गवासी सुप्रिया का पति अविनाश भी खुश था कि उसके भाई ने उसकी बीवी की छोटी बहन से शादी कर ली। सुमित्रा जी को अपना वंश आगे बढ़ाना था, इसलिए वह अविनाश की शादी भी जल्द से जल्द कराना चाहती थीं। शादी की पहली रात हर लड़का और लड़की के लिए खास होती है। सुहाना आज काफ़ी सहमी हुई थी। अभिकल्प बेताब था पहली रात को लेकर। अभिकल्प सुहाना से बेइंतहा प्यार करता था। वह मन में हजारों ख्वाहिश लेकर अपने कमरे में जाता है, जहाँ वह सुहाना को सहमा हुआ देखता है और बोलता है, सुहाना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब तो नहीं हो गई? सुहाना अभिकल्प से कहती है, मुझे अभी अकेला छोड़ दो अभिकल्प। सुहाना की हालत देखकर अभिकल्प वहाँ से जाना ही सही समझता है। अगले दिन सुहाना जब उठती है तो देखती है अभिकल्प सोफे से नीचे गिरा हुआ है। तभी सुहाना 8 साल पहले की यादों में चली जाती है। जब सुप्रिया की नई नई शादी हुई थी तो उस वक्त अभिकल्प भी 17 साल का था। जब भी सुप्रिया आती थी तो वह भी अपनी भाभी के साथ हमारे घर आता था। सुहाना और अभिकल्प की दोस्ती हो गई थी। सुहाना बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज लड़की है। वह अभिकल्प के साथ कोई ना कोई मजाक मस्ती करती रहती थी। कई बार तो सुप्रिया अपनी बहन सुहाना को डांटती भी कि तुम क्यों परेशान करती हो मेरे देवर को। अभिकल्प को सुहाना हंसते हुए बोलती थी कि मुझे अच्छा लगता है अभिकल्प को परेशान करना। एक बार अभिकल्प रात को सोफे में सोया था और सुबह सोफे से नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। आज यानी वर्तमान में भी अभिकल्प ज़मीन पे गिरा हुआ था। सुहाना सोचती है, क्या मैं अभिकल्प के साथ अच्छा कर रही हूँ? क्या अभिकल्प से शादी करना मेरा सही फैसला था या फिर गलत? अभिकल्प को नीचे सोया देखकर सुहाना अभिकल्प को ज़मीन से उठने को बोलती है। अभिकल्प उठो। अभिकल्प नींद में सुहाना को देखता है और उसका हाथ पकड़ने को होता है। सुहाना अभिकल्प को अपना हाथ पकड़ते देखती है तो झट से पीछे हो जाती है और डरने लगती है। अभिकल्प भी डरते हुए उठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, सुहाना मुझे माफ़ कर दो, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे करीब आना तो हक बनता है मेरा। सुहाना वहाँ से चली जाती है। अभिकल्प सोचता है, आखिर ऐसा क्या है जो सुहाना मुझसे इतना दूर जाती है और उसे डर क्यों लगता है? अगर शादी से डर लगता था तो उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी? बहुत से सवाल थे अभिकल्प के मन में, जिनके जवाब सिर्फ सुहाना के पास थे। सुहाना के हाथ छुड़ाने को देखकर खुद सुहाना भी सोचती है, न जाने अभिकल्प मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अभी वहाँ सुहाना सुमित्रा जी को आते हुए देखती है। सुमित्रा जी सुहाना से पूछती हैं, क्या बना रही हो आज? सुहाना गुस्से से बोलती है, जो आप बोलो। सुमित्रा जी अपने बेटे अभिकल्प से नाराज़ थीं, क्योंकि अभिकल्प सुहाना को बिना किसी दहेज के ले आया था। इस बात का गुस्सा सुमित्रा जी मासूम सुहाना पर उतारने की सोचती हैं। सुमित्रा जी सुहाना से कहती है, अपने माता पिता को बोलो कि हमें कुछ सामान चाहिए। सुहाना गुस्से में बोलती है, मैं दहेज के खिलाफ़ हूँ, दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाऊंगी। आपके बेटे से मेरी बात हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर सुमित्रा जी सुहाना पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं, अगर तुमने दहेज नहीं मंगाया तो अच्छा नहीं होगा। सुहाना बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ क्या करोगी आप, लेकिन मैं सुप्रिया नहीं हूँ। यह बोलते ही वहाँ से जाने लगती है। यही बात दूर खड़ा अभिकल्प सुन लेता है। वह सोचता है, आखिर सुहाना ने ऐसा क्यों बोला। जब भी अभिकल्प सुहाना के करीब जाता तो सुहाना कुछ बहाना बनाकर अभिकल्प से दूर जाने लगती है। अभिकल्प भी तंग आ गया था रोज़ रोज़ का एक ही हरकत देखकर। उसने सुहाना से कई बार पूछा भी, लेकिन सुहाना ने कभी कुछ नहीं बताया। एक दिन सुहाना को बाजार में सुमित दिखता है। ये वही सुमित है जिससे सुहाना की शादी पक्की हुई थी, लेकिन सुहाना की बिगड़ती तबीयत की वजह से शादी तो नहीं हो पाई थी। सुमित हैरानी से सुहाना को बोलता है, तुम्हें तो शादी से डर लगता था, फिर किससे शादी की तुमने? ज़रूर कोई अमीर आदमी होगा जिसे दहेज की ज़रूरत नहीं होगी, उससे शादी क्यों की तुमने? सुहाना को सुमित से बात करते देख अभिकल्प सोचता है, कौन होगा ये लड़का? सुहाना डरते हुए घर आती है
और डर की वजह से सुहाना की तबीयत बिगड़ने लगती है। सुहाना को बहुत तेज बुखार था। रात भर अभिकल्प ने अपने हाथों से ठंडी पट्टियों से सुहाना की देखभाल की। आखिर अभिकल्प था तो एक डॉक्टर ही। अभिकल्प कुछ देर के लिए सो गया। सुबह जब सुहाना उठी तो उसने देखा कि रात भर अभिकल्प ने उसकी पट्टी बदली है। तो सुहाना धन्यवाद बोलने के बजाय अभिकल्प पर गुस्सा किया और अभिकल्प से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझसे दूर रहा करो। अभिकल्प तो रात भर सुहाना की चिंता कर रहा था। सुबह उठकर सुहाना का गुस्सा देखकर दुखी हो गया। अभिकल्प बोलता है, सुहाना मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मुझे इतना हक भी नहीं है? तुम तो मेरे साथ ऐसा करती हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ तुम्हारे लिए। यह बोलते ही अभिकल्प वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में जब सुहाना का गुस्सा ठंडा होता है तो सुहाना सोचती है, मैंने फालतू में ही अभिकल्प पर गुस्सा किया। उसने तो मेरा ख्याल रखा था जब मुझे बुखार था। वैसे भी मैं अभिकल्प के साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर में अभिकल्प सुहाना के लिए नाश्ता लाता है। जैसे ही अभिकल्प मुड़ने लगता है, सुहाना उसका हाथ पकड़ती है और उसे बैठने को बोलती है। सुहाना उससे माफ़ी मांगती है, अभिकल्प मुझे माफ़ करना जो सुबह मैंने तुम्हारे साथ किया। अभिकल्प तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने को दुख के अलावा कुछ नहीं है। मैं कभी भी एक अच्छी बीवी नहीं बन पाऊँगी। मैं चाहती हूँ हम दोस्त बनकर रहें जैसे पहले रहते थे। अभिकल्प मान जाता है और सुहाना से कहता है, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे भी तकलीफ़ होती है। उधर सुमित्रा जी देखती हैं कि अभिकल्प और सुहाना के बीच नज़दीकियाँ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। तो सुमित्रा जी अकेले में सुहाना को समझाती हैं कि मुझे दहेज चाहिए। भले ही अभिकल्प के पास सब कुछ हो, लेकिन है तो वह डॉक्टर, इसलिए मुझे उतना ही बड़ा दहेज भी चाहिए। सुहाना गुस्से में बोलती है, आप खुद के लिए मांग रहे हो या अपने बेटे को बेच रही हो, इसलिए दहेज मांग रही हो? सुहाना का ऐसा बोलना सुमित्रा जी को गुस्सा दिला देता है और वह बोलती हैं, तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? सुहाना आंखों में गुस्सा दिखाकर बोलती है, मुझे मालूम है आपने सुप्रिया दीदी के साथ जो किया उसके लिए मैं आपको सज़ा दिलाकर रहूँगी। इसलिए मैंने आपके बेटे अभिकल्प से शादी की है ताकि मैं आपसे बदला ले सकूं। दरवाजे पर खड़ा अभिकल्प सारी बात सुन लेता है। वहीं सुहाना भी अभिकल्प को देख लेती है। सुहाना अभिकल्प को बताती है, सुप्रिया दीदी के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह सब तुम्हारी माँ ने किया है। अभिकल्प गुस्सा करते हुए बोलता है, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। सुहाना बोलती है, हादसे से कुछ घंटे पहले सुप्रिया दीदी का मुझे कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी सास उनसे दहेज की मांग कर रही हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उस दिन तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को किचन में जलाकर मार डाला था, सिर्फ चंद पैसे और कुछ सामान के लिए। क्या तुम इतने गरीब हो जो तुम्हारे भाई और मम्मी ने इन चंद चीज़ों के लिए मेरी बहन को मार डाला? और तुम्हारे भाई अविनाश, उन्होंने भी, जब उस दिन अविनाश जीजू का कॉल आया और उन्होंने सुप्रिया दीदी के बारे में बताया तो मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैंने सोचा आपकी मम्मी इतना नहीं गिर सकती कि वो अपनी बहू को इतनी बेरहमी से मारेंगी, वो भी चंद पैसों के लिए। जब सुप्रिया दीदी की 13वीं के लिए मैं यहाँ आई थी तब मैंने अविनाश जीजू और आपकी मम्मी की बात सुन ली थी। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर की रूह सहम गई थी, इसलिए मैं शादी से डरती हूँ। मैं नहीं चाहती अविनाश जीजू की दोबारा शादी हो। अगर उनकी दोबारा शादी होगी तो एक मासूम लड़की के साथ वही होगा जो मेरी बहन के साथ हुआ। मैं तुम्हारी माँ को सज़ा दिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मेरे पास सबूत नहीं है तुम्हारी माँ के खिलाफ़। न जाने कितनी लड़कियाँ रोज़ दहेज की वजह से ससुराल में मारी जाती हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्या लड़का इसलिए शादी करता है कि दहेज में वो बहुत सारा सामान लाए या फिर कोई महंगी गाड़ी? एक लड़का शादी दहेज के लिए करता है या बीवी की ख्वाहिश के लिए? मेरी बहन अविनाश जैसे लड़के से बहुत प्यार करती थी,
लेकिन तुम्हारे भाई ने अच्छा सिला दिया उनके प्यार का। उसी दिन से मुझे हर आदमी से नफ़रत होने लगी थी, यहाँ तक कि अपने भाई से भी। अभिकल्प रोते हुए बोलता है, मेरी माँ इतना गिर सकती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तो यही समझता था कि सुप्रिया भाभी की मौत एक हादसा थी। मुझे क्या मालूम था कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा। सुहाना, मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुमने मेरा इस्तेमाल किया मेरी माँ को सबक सिखाने के लिए। यह बात तो मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत थी। सुहाना अभिकल के पास जाकर बोलती है, मेरे माता पिता मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते थे जो दहेज की मांग कर रहे थे, और उस दिन जब तुमने दहेज लेने से मना किया तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी सोच बाकी सब मर्दों से अलग हो। अभिकल्प बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा सुप्रिया भाभी को इंसाफ दिलाने में, चाहे इसमें मेरे भाई और मेरी माँ ही क्यों ना शामिल हों। क्या तुमने कभी सोचा है जब उन्हें सज़ा हो जाएगी तो क्या करोगी तुम। सुहाना हकलाते हुए बोलती है, कहना क्या चाहते हो अभिकल्प। अभिकल्प बोलता है, मतलब जब सुप्रिया भाभी को इंसाफ मिल जाएगा तो तुम हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो। सुहाना अभिकल्प को प्यार से बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो अभिकल्प, और हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरी बहन को इंसाफ दिलाने के बाद तुम किसी और लड़की से शादी कर लेना और मुझे तलाक दे देना। अभिकल्प बोलता है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। सुहाना बोलती है, नहीं, मुझे कभी किसी पर विश्वास नहीं हुआ, शायद इसलिए मैंने शादी नहीं की थी। अभिकल्प बोलता है, एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। सुहाना अभिकल्प को देखते हुए बोलती है, नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। अभिकल्प पूछता है, उस दिन मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था, कौन था। सुहाना बोलती है, वह सुमित था जिससे मेरी कुछ महीने पहले शादी तय हुई थी, लेकिन अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उस दिन वह मुझे मिला था तो पूछ रहा था कि तुमने किससे शादी की है। अभिकल्प बोलता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाएगा, वरना बदले की आग में तुम खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दो। वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक बात रही तुम्हारे डर की, तो चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ फासले पर ही रहूँगा। सुहाना और अभिकल्प की दोस्ती अब पहले जैसी होने लगी थी। अभिकल्प और सुहाना एक दूसरे का साथ हंसी मजाक करने लगे थे। अभिकल्प भी खुश था क्योंकि सुहाना अब अभिकल्प के करीब आने लगी थी, और सुहाना को भी अभिकल्प का साथ अच्छा महसूस होने लगा था। सुहाना और अभिकल्प कुछ दिनों के लिए बीरेन की शादी के लिए आए थे, जहां अभिकल्प पवन जी की काफ़ी मदद करने लगा था और सुनीता जी के घर के कामों में अभिकल्प बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा था। अभिकल्प को सुहाना पसंद करने लगी थी, इसका अंदाज़ा खुद सुहाना को भी नहीं था। इसी बीच माँ सुमित आ जाता है और सुहाना पर गुस्सा करता है। सुमित बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्ते के लिए ना करने की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुहाना कुछ बोलती उससे पहले अभिकल्प आ जाता है और सुमित को बहुत मारता है। अभिकल्प का इतना खतरनाक अवतार देखकर सुहाना सहम जाती है। सुहाना को सहमा देखकर अभिकल्प रुक जाता है और वह सुहाना से कुछ बोलता उससे पहले ही सुहाना अपने कमरे में चली जाती है। अभिकल्प बाहर से दरवाज़ा पीटता है और सुहाना को बोलता है, मुझे उसे देखकर गुस्सा आ गया था क्योंकि वह तुम्हें धमका रहा था, और तुम्हें कोई डराए या धमकी दे तो मुझे नहीं देखा जाता। सुहाना रोते हुए बोलती है, अभिकल्प, ये मेरी लड़ाई है, मैं इस लड़ाई को अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। पवन जी के कहने पर सुहाना शादी में शरीक होने आ जाती है, लेकिन सुहाना अभिकल्प से नाराज़ थी। बीरेन और श्वेता की शादी संपन्न हो जाती है। सुहाना दहेज का सामान देखकर गुस्सा हो जाती है और अपने भाई बीरेन से बोलती है, मैं खुद दहेज के खिलाफ थी और तुम मेरी प्यारी सहेली से दहेज ले रहे हो। वहीं बीच में आकर पवन जी ने सुहाना को समझाया कि दहेज तो हमारे समाज का एक रिवाज है, इसका पालन हर कोई करता है। सुहाना अपने पापा की बात सुनकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। सुहाना गुस्से में बोलती है,
इसी दहेज की वजह से आपकी बेटी सुप्रिया इस दुनिया में नहीं है और उसी दहेज का आप समर्थन कर रहे हो। आज मेरी नज़रों में आप भी उन बाकी आदमियों में आ गए हो जिनको दहेज से प्यार है। सुहाना की माँ सुनीता और पिता पवन जी सोचते हैं आखिर सुप्रिया का दहेज से क्या लेना देना। कमरे में आकर अभिकल्प सुहाना को समझाता है कि उन्हें अंकल जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सुहाना बोलती है, दहेज कोई परंपरा नहीं है, यह हमारे समाज का बहुत बड़ा कीड़ा है जो दिन पर दिन हमारे समाज को खोखला कर रहा है। इस खोखली दुनिया का हिस्सा मेरे माता पिता भी बन गए हैं। काश मैंने शादी ना की होती। क्यों मैं भी उस घर में गई हूँ जिस घर में मेरी बहन को बेरहमी से जलाया गया है। ये बात दरवाजे पर खड़ा सुमित सुन लेता है और वो ये बात बीरेन को बताता है। सुमित और बीरेन साथ में कुछ लड़कों को शामिल करते हैं और सारा गुस्सा अभिकल्प के ऊपर उतारते हैं और उसे मारने लगते हैं। अभिकल्प हैरान था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। अभिकल्प कुछ पूछता उससे पहले ही उन लोगों ने अभिकल्प को लहूलुहान कर दिया। अभिकल्प बेहोश हो गया था। अभिकल्प को पिटता देख सुहाना अभिकल्प को बचाती है और अपने घर वालों से कहती है, अभिकल्प मेरा पति है, किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। पवन जी और सुनीता जी बोलते हैं, तुम्हें तो सब कुछ पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया कभी। सुहाना गुस्से में बोलती है, कैसे बताती मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी तो उसी समाज का हिस्सा हो जिस समाज में दहेज को एक परंपरा के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अभिकल्प ऐसा नहीं है, वह समझता है और जानता भी है दहेज लेना और देना पाप है। वह इस मुहिम में मेरे साथ है, वह मेरी मदद करेगा आपकी बेटी और मेरी बहन सुप्रिया को इंसाफ दिलाने में। वह अपनी माँ और भाई के विरुद्ध खड़ा है, तो आप लोगों को तो बिल्कुल हक नहीं किसी को मारने का। एक बार तो सोचा होता कि ये अभिकल्प आपकी छोटी बेटी का पति है। अगर अभिकल्प को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी पर इतना विश्वास हुआ है। वो मेरे बोलने से पहले ही मेरी बात समझ जाता है। पवन जी को अपनी गलती का एहसास होता है। सुहाना अभिकल्प को अस्पताल ले जाती है जहाँ डॉक्टर ने बताया कि अभिकल्प की हालत बहुत नाजुक है। अभिकल्प के सर में बहुत चोटें लगी हैं। उनकी बात सुनकर सुहाना सहम जाती है। जो सुहाना अभिकल्प के साथ अब खुश रहने लगी थी, वह फिर से डरने लगी थी। लेकिन यह डर था अभिकल्प को खोने का, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। सुहाना को अब एहसास होने लगा था कि वो भी अब सच्चे दिल से अभिकल्प को प्यार करने लगी थी। तभी सुहाना की नज़र अपने घर वालों पर जाती है। सुहाना सीधे अपनी सहेली और भाभी को पकड़ के रोने लगती है। मेरे घर वालों ने मेरे पति को मार डाला। पवन जी आंखें झुकाकर बोलते हैं, नहीं बेटा सुहाना, कुछ नहीं होगा अभिकल्प को, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सुहाना अपने पापा की बात को अनसुना कर देती है और सोचती है, मैंने कभी अभिकल्प के प्यार को नहीं समझा। बस एक बार अभिकल्प ठीक हो जाए तो मैं उसके प्यार की इज्जत करूँगी। तभी डॉक्टर साहब आते हैं। सुमित्रा जी को जब मालूम चला कि उनके कर्मों की सज़ा उनके छोटे और मासूम बेटे को मिल रही है, यह सब उनके कर्मों का नतीजा है, तो सुमित्रा जी अपने बेटे अविनाश के साथ जेल चली गईं। अभिकल्प को अब होश आने लगा था, लेकिन अभिकल्प की तबीयत काफ़ी नाजुक थी, इसलिए सुहाना ने अभिकल्प की दिन रात सेवा की। सुहाना खुश थी क्योंकि वो अब अभिकल्प को पसंद करने लगी थी। कुछ हफ्तों में अभिकल्प ठीक होने लगा था। जब अभिकल्प को मालूम चला कि उसकी माँ और भाई को सज़ा मिल गई है और सुप्रिया भाभी को इंसाफ मिल गया है, तो अभिकल्प डरने लगा था कि कहीं सुहाना उसे छोड़ ना दे, क्योंकि सुहाना ने बताया था कि वह सुप्रिया भाभी को इंसाफ दिलाने के बाद इस शादी से पीछे हट जाएगी। अब अभिकल्प बिल्कुल ठीक हो गया था, तो अभिकल्प सुहाना से कहता है, सुहाना, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ, तुमसे दूर रहकर भी पूरी ज़िंदगी काट लूँगा, लेकिन तुम्हें तलाक देना मेरे बस में नहीं है। अभिकल्प की बात सुनकर सुहाना मजाक करते हुए बोलती है, और मेरा क्या, मुझे अगर तुम्हारे करीब आना होगा तो मैं क्या करूँगी। यह बोलते ही सुहाना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अभिकल्प हैरानी से बोलता है, तो क्या सच
तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? सुहाना शर्माते हुए हामी भरती है। अभिकल्प और सुहाना अब नई जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करते हैं।